पेश खिदमत है अमृत धारा का दूसरा हिस्सा। तो आइए सुनते हैं। अब उठ के उस 2 कमरों की कोठरी के साथ साथ चलते हुए जब झांक के देखा तब मालूम पड़ा कि जिस जगह से वो निकले हैं वाकई एक खिड़की है जिससे निकल के हाथ में बेलचा लिए और एक बोरी जो है टाट की वो कंधे पर लटकाए सिरगट के कश उड़ाते हवा में धुएं के मरवोले बनते चले जा रहे हैं और साथ साथ खुदमुद्दीन जो है कब्रों में निकलते हुए दूर नज़रों से ओझल हो गए। कुतुब साहब की शख्सियत एक मोहम्मद से कम नहीं थी और बहैसियत एक डॉक्टर के मैं इस राज को जान लेना चाहता था कि आखिर क्या राज है कि एक शख्स जो है आज से 40 साल पहले भी वैसा ही था और 40 साल के बाद भी वैसा ही। अब दूर से जाते हुए कुतुब साहब नहायत पुरस्कार मालूम होते थे और इंतज़ार इस बात का था कि बिल्ली थैले से कब बाहर आए और मैं ये जान सकूं कि आखिर कोई कुतुब साहब जो हैं इनकी लंबी ज़िंदगी और क्या राज है। शायद मेरे हाथ इस बात का कोई क्लू आ सके। इसी बात की तहकीक और जहन में उठने वाले तूफान ने मेरी तवज्जो खुली हुई खिड़की की सिमत दिलाई। तो अब खिड़की से अंदर की जानिब जाने का फैसला किया और अंदर की सिमत जो है खिड़की से अंदर दाखिल हुआ तो एक मिलगजी रोशनी का मतकूक बल्ब था पीले रंग का जो रोशन था। अब जब इस कमरे पर नज़र दौड़ाई तो क्या देखता हूँ कि कमरा मिट्टी से अटा पड़ा है और निहायत अबतर हालत में है। काट और कबाड़ के ढेर चारों तरफ मौजूद हैं। एक तरफ कमरे का कुछ हिस्सा था जो बाकी हिस्सों से ज़रा साफ था। इसमें एक लकड़ी की नहैत बोसीदा अलमारी इस्तेदा थी। अलमारी के पीछे जो है वो पर्दे थे। पर्दों से कुछ फासले पर एक तरफ बैठने के लिए एक सोफ़ा था और बीच में गोल मेज़ थी। सामने दीवार पर लकड़ी के पुराने ताक बने हुए थे जिनमें मुख्तलिफ किस्म के जार थे जिनमें चीज़ों को कशीद करने के लिए मुख्तलिफ सामान मौजूद था। जैसे एक कीमिया घर की एक लेबॉर्ट्री होती है इस तरह ये कमरा मालूम होता था। अब दूर से जो है वो ऐसा महसूस हो कि इस कब्रिस्तान में कोई गीदड़ है जो अपनी भयानक आवाज़ में रो रहा है। दिल में अजीब किस्म की बेचैनी थी। और ये ख्याल था कि अगर इसी स्ना में कुतुब साहब वापस आ गए तो मैं उनको क्या जवाब दूंगा। हो सकता है किसी बात पर झड़प भी हो जाए। इन तमाम बातों के लिए मैं तैयार था और बहादुरी से इस राज को जानने के लिए सख्त बेचैन था। एक डॉक्टर की फितरत और तबीयत मेरे अंदर इस बात के राज को जानने के लिए मैंने आखिर तक जाने का फ़ैसला किया और अलमारी के पीछे लगे हुए एक पर्दे की आड़ लेकर जो फर्श तक छू रहा था इसके पीछे छुप गया।
छुपने का फैसला किया और अमल पैरा भी हुआ। ये तकरीबन गालिबन कोई आधा घंटा गुजरा होगा। एक ज़ोरदार आवाज़ आई, जैसे खिड़की से किसी ने कोई भारी सामान अंदर की जानिब फेंका हो। इसके पीछे किसी के कूदने की आवाज़ आई, जैसे कोई शख्स खिड़की फलांद कर अंदर की तरफ आ रहा हो। अब इस कोठरी में दाखिल होने वाले कुतुब साहब के अलावा कोई नहीं था। जो थैले में जो है वो कुछ सामान डाल कर लाए थे, जिसे तमाम फर्ज जो है वो किसी रकीक मादे से अट चुका था और नहायत बदबूदार और सड़ांध उठती हुई बदबू मेरे नथनों से टकराई और मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। मैंने पर्दे की उस बनी हुई झिरी में से देखा तो सामने का मंजर वाज़िह तौर पर मुझे साफ दिखाई दे रहा था। देखता हूँ कुतुब साहब जो थैले में चीज़ डाल के लाए हैं, उन्होंने उसे मेज़ के ऊपर रख दिया और एक बड़ी बारात निकाली, उसमें उन चीज़ों को उल्टाना शुरू कर दिया। अब क्या देखता हूँ कि वल्लाहु आलम वो किसी इंसान के फेफड़े, उसका कलेजा, उसका दिल है या फिर किसी जानवर या परिंदे के। इस चीज़ के बारे में मैं कोई राय नहीं कायम कर सका, क्योंकि जब तक मैं उसको करीब से ना देख लेता तब तक ये राय कायम करना मेरे लिए नामुमकिन था। बहरहाल देखता हूँ कि स्प्रिट लैम्प और रोशन किया कुतुब साहब ने और किसी माहिर सर्जन की तरह उन नाज़ा की काट पीट और छांट पटक करने के बाद उनको जार में मौजूद महलूलों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता देखता हूँ कि उन नाज़ा को मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स से गुजारने के बाद उनको एक जार में मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात से गुजारने के बाद एक जगह पर लकड़ी के बने हुए ताक में उन जारों को कुतुब साहब ने महफूज कर दिया। अब इन तमाम चीज़ों से फरागत के बाद स्प्रिट लैम्प की रोशनी को बुझा दिया और जिस तरफ पर्दे के पीछे मैं छुपा था कुतुब साहब इसकी तरफ बढ़ रहे थे। मेरा तो खून खुश्क हो चुका था। ये गुमान हुआ कि गालिबन शायद मेरे पाँव जो हैं वो पर्दे से बाहर थे, जिनको कुतुब साहब ने देख लिया है और वो इसी तरफ आ रहे हैं। दम साधे हुए मैं पर्दे के पीछे से तमाम मंजर देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते कुतुब साहब मेरी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक झटके से उन्होंने उस साल खुर्दा पुरानी अलमारी का दरवाज़ा खोला और उसमें से मेरे देखते ही देखते एक बोतल निकाली और उसको हाथ में लिए मेज़ तक पहुँचे और वहाँ से एक गिलास उठाकर कोई महलूल नुमा शय थी जो बोतल से उस गिलास में डाली और अभी उसके 2 से 4 घूंट ही पिए थे, जिस तरह कोई वाइन के या विस्की के एक छोटे कप में या 2 घूंट से ज़्यादा नहीं होता। अंग्रेज़ अक्सर इसका जो है वो पैक लगाते हैं, बिल्कुल इसी अंदाज में एक छोटा सा गिलास था। किसी मरीज़ को पिलाने के लिए
जिस तरह कोई दवा होती है, बस इतनी ही मिकदार में बोतल से एक महलूल था जो कुतुब साहब ने निकाल के पिया। और मेरे देखते ही देखते मैं क्या देखता हूँ कि उनकी आंखों की चमक जो है पहले से मज़ीद बढ़ गई, और मानो कि गोया उनके अंदर एक नई ज़िंदगी उनके बदन में दौड़ गई हो। तमाम सुस्ती, तमाम थकावट जाती रही और पहले से ज़्यादा चाकू चौबंद और हल्का फुल्का कुतुब साहब नज़र आ रहे थे। ये तमाम काम से फरागत के बाद वह एक बार फिर खिड़की से बाहर की तरफ कूदे। थोड़ी देर बाद निकल के मैं बाहर आया तो देखा कि मेज़ पर वही महलूल वाली बोतल धरी है और दूर कब्रों के बीच में कुतुब साहब जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद जब मुझे यकीन हो गया कि कुतुब साहब जो हैं वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे, तो मैंने उस शीशी की बोतल को गौर से देखा तो उनमें जो है वो मुख्तलिफ आज़ाद थे। अब इस बात के फ़ैसले तक तो मैं नहीं पहुंच सका कि आया जो है वो कुतुब साहब जो है वो खुदा न खास्ता कब्रों से लाशा निकाल कर उनके गुर्दे, फेफड़े वगैरह जो हैं इसके ऊपर कोई तजर्बात कर रहे हैं, या फिर किसी जो है वो गीदड़ वगैरह को मार कर या किसी परिंदे को ये कोई कीमियागिरी की चीज़ तैयार कर रहे हैं। अब इस बात का फैसला तो लेबॉर्ट्री में ही हो सकता है अगर मैं यहाँ से कुछ सैंपल ले जाऊँ। जल्दबाजी में मैंने उन जार्स में से एक खाली बोतल तलाश की और वो महलूल जो कुतुब साहब ने पिया था, जिसके पीने के बाद उनकी तमाम थकावट जाती रही, उस महलूल में से थोड़ा सा महलूल मैंने उस खाली बोतल में डाला और फिर निहायत एहतियात से खिड़की से कूद कर इसी रास्ते की तरफ चल पड़ा जिसे कुछ देर पहले मैं अंदर आया था। और इसके बाद दरख्तों की आड़ लेते एहतियात से कब्रों से चलते हुए मैं बाहर रोड की तरफ पहुंचा। कब्रिस्तान से बाहर सड़क पर आया। सड़क बहुत वीरान थी, अंधेरा फैल चुका था। घर की राह ली, यानी अपनी क़यामगाह की, जिधर मैं होटल में ढाका में ठहरा था, और बोतल को हिफाजत से वहीं एक कबर्ड में रख दी, एक कबर्ड लॉक कर दी। और सुबह इस बोतल से महलूल एक शीशी में डाला और सीधा ढाका के एक अस्पताल में पहुंचा। तमाम डॉक्टर्स जो हैं उनके लिए मैं एक जाना पहचाना फ़र्द था, और इन्हीं की इनविटेशन पर पाकिस्तान से यहाँ आया था। अस्पताल में विज़िट करते मुख्तलिफ वार्ड्स में मैंने देखा कि वार्ड में एक शख्स है जो कि एक बूढ़ा मरीज़ है, इसका आगे पीछे शायद कोई नहीं है। और ये बात मुझे उसकी फ़ाइल पढ़ के मालूम हुआ। इसे करीब पहुंचा और कुछ देर बातें करने के बाद मैंने उससे कहा कि आपकी दवा का वक्त हो गया है, और जेब से वही शीशी जिसमें महलूल था निकाल के उस शख्स को पिला दिया। वो दवा पीने के बाद उस शख्स ने अपने गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे कोई गैर मरई कुव्वत है
ये उसके गले को घोट रही है। ये चीज़ देख के तमाम डॉक्टर जो हैं वो अलर्ट हो गए। तो मैंने उस शख्स को पीने के लिए थोड़ा सा पानी वगैरह दिया, तो वो कुछ नॉर्मल हुआ और उसके बाद गालिबन उस पर बेहोशी तारी हो गई। फिर मैं उसको उसी हालत में छोड़कर अस्पताल से बाहर आ गया। अगले दिन अस्पताल में अगले दिन होटल में मुझे एक शख्स मिलने के लिए आया। तो मैं उस शख्स को पहचान ना सका। उसने अपना तारुफ कराया और बताया कि डॉक्टर साहब, न जाने आपने मुझे कल कैसी दवा पिलाई कि मैं अपने अंदर एक ख़ास किस्म की तवानाई महसूस करता हूँ कि गोया मुझ में जो है वो जवानी फिर से एक बार लौट आई हो। और मैंने देखा कि उस शख्स की आंखों की चमक भी कल की निस्बत काफ़ी बढ़ चुकी है। उसमें जवानी के आसार मालूम होते हैं और वह नहायत खुश दिखाई देता है। उसका कहना है कि वो एक लंबे अरसे से बीमार था, लेकिन जब से उसने मेरी इस दवाई को पिया है तब से वो अपने अंदर एक अजीब किस्म की तगय्युर और तब्दीली रोनुमा होने के इंकशाफात के बारे में मुझे आगाह करने लगा। ये बात मेरे लिए भी नहायत हैरानकुन थी और मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे बड़ा तजुर्बा था। अब मैंने फैसला किया कि उसी महलूल को मैं अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल करूँगा। मैंने उस शख्स से कहा कि इस बारे में किसी को कोई भी बात मत बताना और ख़ासकर मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना। इसी में तुम्हारी बका है और इसी में आफियत है। उस शख्स ने यही कहा कि साहब, मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है। ये बात शायद आप भी जान गए हों, क्योंकि जो फाइल मेरी तैयार हुई है उसमें मैंने इसी चीज़ के बारे में निशानदेही की है कि मेरा आगे और पीछे कोई नहीं। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। ये जो एहसान आपने मुझ पर किया है मैं इसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा। ये कहकर वो शख्स एक तरफ को चल दिया। अब मैं होटल से सीधा निकला और उसी कब्रिस्तान की सिम चल दिया। जब कब्रिस्तान पहुँचा देखा वहाँ बहुत सी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसी कोठरी में एक आग लगी है जिसके मरगोले तमाम कब्रिस्तान में ऊपर आग की लपेटें निकलती हुई नजर आ रही हैं। तो कोठरी को आग लगी है। थोड़ी देर में खड़ा ये तमाम मंजर देखता रहा। मेरे देखते ही देखते तमाम कोठरी जो है वो जल के राख का ढेर बन गई। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड फायर ब्रिगेड्स और पुलिस को दिखाया और जायबो को अंदर जाने की इजाज़त तलब की। देखा तो सब कुछ जल चुका था। अब वहाँ पर ना किसी कीमियाई चीज़ का वजूद था, ना वो बोतल थी और नज़रें आतिश हो चुकी थी और ना कुतुब साहब का वजूद था। आज भी कहीं न कहीं कुतुब साहब मौजूद होंगे, क्योंकि उनके पास आब हयात बनाने का एक कीमिया था जो लकीली मेरे हाथ लग गया था। काश मैं वो खुद पी लेता।
ये बात नहायत अफसोस और तासुफ़ के साथ हमेशा दादा इस बात का जिक्र करते। न जाने कुतुब साहब को कैसे पता लग गया कि उनके पास कोई गैर मरई क़ुव्वत या कोई पुरअसरार इल्म भी था, कि अगले दिन ही जब मैं कब्रिस्तान में पहुंचा तो उस कोठरी को आग लग चुकी थी। आग इस कदर शदीद थी कि बकुआ पर पुलिस वाले और फायर ब्रिगेड्स वाले पहले से मौजूद थे। मुझे नहायत अफसोस हुआ कि मैंने एक नहायत कीमती चीज़ अपनी ज़िंदगी में खो दी। जब भी दादा इस वाक़ये का जिक्र करते तो नहायत अफसरदा हो जाते। आप हजरात में से भी कभी किसी को 3-3.5 फुट का आदमी नज़र आए जो अपना नाम कुतुबुद्दीन बताता हो और जो कबाब और लजीज शरबत पीने का शौकीन हो, तो समझ जाइए वो कोई और नहीं, वही खूनी अमृत तैयार करने वाले कुतुबुद्दीन है। इस वाक़ये के साथ ही अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इसी तरह की दिलचस्प कहानियों और सच्चे किस्सों के साथ जो आपको हैरत ज़्यादा कर दें और आपके दिलों में खौफ और डर की अमाजिगा को कायम कर दें। इस वाक़ये के साथ ही अपने होस्ट DM नुमान अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।